28 फरवरी को कई स्टूडेंट का फ्यूचर चेंज होने वाला है। कई स्टूडेंट का फ्यूचर एक अलग डायरेक्शन में चला जाएगा और कई स्टूडेंट की जो लाइफ होगी वो एक दूसरी डायरेक्शन में यहाँ पर मोड़ ले लेगी, है ना। दोस्तों आपको पता है कि 28 फरवरी को आपका CSR नेट केमिकल साइंस का भी एग्जाम है। तो जिन स्टूडेंट का भी एग्जाम अच्छा जाएगा, वो शानदार जाएगा और जिनका सिलेक्शन हो जाएगा उनकी लाइफ एक अलग डायरेक्शन में मोड़ ले लेगी। कोई स्टूडेंट भैया किसी IIT से रिसर्च कर रहा होगा, कोई स्टूडेंट किसी अच्छी यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन ले लेगा, है ना, और कोई स्टूडेंट असिस्टेंट प्रोफेसर की प्रिपरेशन में लग जाएगा और फाइनल असिस्टेंट प्रोफेसर आगे जाकर बन जाएगा, है ना। और जिन स्टूडेंट का अभी सिलेक्शन नहीं होगा उनकी लाइफ बिल्कुल दूसरी डायरेक्शन में मोड़ ले लेगी। या तो उनमें से बहुत सारे स्टूडेंट जिनका सिलेक्शन नहीं होगा या एग्जाम का भी कमजोर रहेगा, या तो प्रिपरेशन करना छोड़ देंगे, घर बैठ जाएंगे, या फिर वो दोबारा से अपने प्रिपरेशन में लग जाएंगे, है ना। तो कुल मिलाकर सीधी सीधी बात है, अगर अभी आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपके लाइफ का बहुत सारा समय बचेगा, और सिलेक्शन नहीं होता है तो बहुत सारा टाइम आपका वेस्ट हो जाएगा। अब एक बात और बता देता हूं कि एक्चुअली पेपर के दौरान का जो 3 घंटे का समय होता है ना, उसमें भी आपके सिलेक्शन में काफी ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन होता है। सपोज करो थोड़ी देर के लिए कि आप प्रिपरेशन में लगे हुए हो, आपकी तैयारी बहुत जबरदस्त है, अच्छी प्रिपरेशन है, लेकिन वो जो 3 घंटे का समय है ना पेपर के दौरान, वहां पर आप अच्छे से टाइम को मैनेज नहीं कर पाए, वहां पर आपने नेगेटिव मार्किंग ज्यादा कर दी, वहां पर आप अचानक स्ट्रेस में आ गए, डिप्रेशन में आ गए, अचानक कोई आपके टेक्निकल इश्यू आ गया, कुछ भी प्रॉब्लम, कुल मिलाकर किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम का आप शिकार हो गए, तो फाइनली क्या होगा, आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है लेकिन फिर भी आपका सिलेक्शन होते होते रुक जाएगा, है ना। तो कुल मिलाकर इस तरह की कोई भी गलती आपसे नहीं हो, इसीलिए ये वीडियो हम यहाँ पर अभी बना रहे हैं। इस वीडियो के अंदर काफी डिटेल में आपको बताऊंगा कि उन 3 घंटे के दौरान आपके क्या क्या समस्याएं आ सकती है और उन समस्याओं का समाधान क्या होगा, आपको उस समय क्या करना है ताकि आप स्ट्रेस फ्री रहो, है ना, आपके सिलेक्शन के चांस बढ़ जाए, आप नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा अटेम्प्ट करो, साथ के साथ नेगेटिव मार्किंग के चांस कम हो जाए, है ना। तो इन सब पर यहाँ पर हम बात करने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पर 1 बाय 1 बात हम करते हैं कि आपकी एग्जाम हॉल प्लानिंग आखिरकार क्या होनी चाहिए। देखो ये तो छोटी सी बात है भाई, जब आप सेंटर पर जाओगे तो सबसे पहले अपने एडमिट कार्ड के इंस्ट्रक्शन को अच्छे से पढ़ लेना, जो भी उस पर लिख रहा है, और जो जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपको ले जाने हैं, चाहे वो फिर ID प्रूफ हो, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ हो, एडमिट कार्ड होगा ना, जो उनको पहले से उसके अंदर एक जगह पर रख लेना ताकि कोई चीज आप भूल ना जाओ। अब बात करते हैं जिसका वीडियो है। एक सबसे पहले बात यह है कि एग्जाम हॉल में जब आप एग्जाम दोगे तो अपना टाइम को कैसे मैनेज करोगे। 3 घंटे का जो समय है ना, वो अपने आप में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो 3 घंटे डिसाइड करेंगे कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, है ना। तो यहां पर आपको क्या करना है भाई, आपका 3 घंटे का समय है ना, तो आपको इसको कैसे, आपको इसको सबसे पहले 2 पार्ट के, मिनिमम टू मिनिमम 2 पार्ट के अंदर आपको इसको डिवाइड कर लेना है ना। आप यहां पर यूं कर सकते हो कि 3 घंटे में से 2 घंटे का एक अलग बकेट बना लिया और 1 घंटे का अलग बकेट बना लिया। तो पहला जो 2 घंटे का राउंड आपका स्टार्ट होता है वो कैसे होगा। सपोज करो आपने क्वेश्चन सोल्व करना स्टार्ट किया, है ना, आपने देखा क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 इस तरह से आप सोल्व करते जा रहे हो किसी भी सेक्शन का, है ना, और आपको अचानक देखा कि 5वें नंबर का क्वेश्चन मुझे नहीं आ रहा भैया, 5वें नंबर का क्वेश्चन मुझे नहीं आ रहा, वो क्वेश्चन काफी ज्यादा हार्ड हो गया। तो भैया सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है, अगर कोई क्वेश्चन हार्ड आ जाए, आपको लग भी रहा है कि इस क्वेश्चन को मैं सोल्व कर लूंगा, कोई समस्या मेरे नहीं है, लेकिन ये हार्ड है, मुझे इसको सोल्व करने में ज्यादा समय लगेगा, तो आपको उस क्वेश्चन को केवल मार्क करके छोड़ देना है रिव्यू के लिए, ताकि आप बाद में उसको दोबारा देख सके। उस समय आपको वहां पर टाइम बिल्कुल भी खराब नहीं करना। पता चले कि 10 मिनट आपका वो क्वेश्चन, एक सिंगल क्वेश्चन ले जाए, और ऐसे केस में क्या होगा कि आपका पूरा टाइम ही यहां पर बर्बाद हो जाए। ऐसे केस में क्या होगा कि आप पूरे पेपर को देख ही नहीं पाओ, पेपर के अगर सारे क्वेश्चन आप देख नहीं पाओ, आपका टाइम पहले ही ओवर हो गया, तो आप अंदाजा लगाओ कि आपने आगे आगे ये क्वेश्चन देख ले, पीछे इजी क्वेश्चन आगे गलती से, और वो सारे इजी क्वेश्चन अगर आपने छोड़ दिए तो आपके सिलेक्शन के चांस तो ऐसे ही खत्म हो जाएंगे। इसलिए आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। अगर कोई भी हार्ड क्वेश्चन आ गया उसको आपको छोड़ देना है, मार्क कर लो, बाद में देख लेना सेकंड राउंड के अंदर, क्योंकि अपन 2 घंटे और 1 घंटे के 2 पार्ट ले रहे हैं। यहाँ पर आगे क्वेश्चन सॉल्व करते गए, फिर अचानक कोई हार्ड क्वेश्चन आ गया, आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चन तो बिल्कुल पढ़ा ही नहीं, दूर दूर तक कोई वास्ता ही नहीं दिख रहा, ये चैप्टर ही नहीं पढ़ा मैंने, ये छोड़ दिया।
तो कुल मिलाकर उस क्वेश्चन को आप इग्नोर कर जाओ, भूल जाओ उसको, रिव्यू के लिए भी मत मार्क भी मत करो, क्योंकि भैया उसमें बाद में भी आप क्या कर लोगे। लेकिन कोई क्वेश्चन आपको लग रहा है कि यार ये क्वेश्चन में कैलकुलेशन ज्यादा है, मैं कर लूंगा इसको सॉल्व, लेकिन थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा, तो आप उसको मार्क करके आगे बढ़ जाओ ताकि उसको सेकंड राउंड में देख सको। तो आपका पहला टारगेट होना चाहिए कि पहले 2 घंटे के अंदर आपको शुरू से लेकर लास्ट तक के जो क्वेश्चन पे देखना है सब कुछ आप देखो, है ना, और कम से कम इजी क्वेश्चन सिंगल नहीं छोड़ना चाहिए। और सेकंड राउंड में फिर बचे हुए क्वेश्चंस को आप जो भी आपने मार्क कर रखा है उन क्वेश्चंस को आप देखो। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, है ना। आगे यहां पर बात करते हैं कि बच्चों का एक सवाल आता है, भाई आपके पेपर में 3 पार्ट है, ए बी सी, पहले क्वेश्चन किस पार्ट का सॉल्व करना चाहिए। अब देखो ध्यान देना, आपका पता है कि सेक्शन 1 के अंदर जो 20 क्वेश्चन आते हैं जिनमें से आपको 15 क्वेश्चन करने होते हैं, ये सारे के सारे क्वेश्चन जर्नल एप्टीट्यूड के क्वेश्चन है। केमिस्ट्री वाले स्टूडेंट का जर्नल एप्टीट्यूड जनरली वो पढ़ते नहीं है ना, जनरली उनका जो मेन फोकस होता है वो सब्जेक्ट पर ही होता है, तो एक तरह से मान सकता हूं कि जर्नल एप्टीट्यूड काफी ज्यादा वीक रहता है ना। और आप जब क्वेश्चन को पढ़ोगे तो आपको लगेगा भी सही कि इस क्वेश्चन को मैं सोल्व कर लूंगा, लेकिन आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन का आंसर तो आया ही नहीं, आप सोल्व करते जा रहे हो, क्वेश्चन का आंसर आया ही नहीं, और आया तो गलत आ गया, आप नेगेटिव मार्किंग हो गई। पार्ट ए को बिल्कुल इग्नोर कर दो, इसको लास्ट में देखना, इस समय बचेगा उसमें, है ना, पहले पार्ट ए को छेड़ना ही नहीं। अब पार्ट बी और सी की बात करें तो पार्ट सी के अंदर सबसे ज्यादा चॉइस होती है, यहां पर 60 में से आपको 25 क्वेश्चन करने होते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन 4 मार्क्स का है, मतलब ये 100 मार्क्स का पार्ट होता है। और पार्ट बी के अंदर 40 में से 35 क्वेश्चन करने होते हैं, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का है, मतलब ये आपका 70 मार्क्स का है। मतलब आपके सिलेक्शन में जो सबसे ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन करेगा ना भैया, वो करेगा पार्ट सी। आपको पेपर की स्टार्टिंग भी यही से करनी है, आपको पार्ट ए बी बाद में देखना है, सबसे पहले शुरुआत कहां पर करना है, सी में, टाइम भी इसी में आपको सबसे ज्यादा देना है। सी सेक्शन में आपको 60 में से कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं भैया, 60 में से आपको करने हैं 25 क्वेश्चन। यहां पर 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, और कोशिश करो कि आपके 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट होने चाहिए, क्योंकि चॉइस काफी ज्यादा है, 60 में से 25 करने, है ना। आपने पहला क्वेश्चन देखा नहीं आ रहा, छोड़ दिया, दूसरा देखा नहीं आ रहा, छोड़ दिया, तीसरा देखा नहीं आ रहा, डिप्रेशन में बिल्कुल नहीं जाना, हाँ, आपको 35 क्वेश्चन तो ऐसे भी छोड़ने ही है यहाँ पर। तो कुल मिलाकर 25 क्वेश्चन यहाँ पर आपको अटेम्प्ट करना है। सबसे पहला फोकस आपको सी सेक्शन पे करना है। आपने 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, 1-2 नेगेटिव भी हो गए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन सबसे पहला इस पे करना है। हालांकि कोशिश से करने के नेगेटिव मार्किंग नहीं हो, कैसे नहीं होगी आगे बात करूंगा ना। उसके बाद सी के बाद बी सेक्शन पर आपको आना है। बी सेक्शन में आपको 40 में से 35 क्वेश्चन करने होते हैं, तो आप यहां पर टारगेट मिनिमम लो कि आप 25 to 30 क्वेश्चन यहां पर कम से कम अटेम्प्ट कर पाओ, है ना। हाँ, आपने कोशिश कर ली, नहीं आ रहा तो भैया आप भी क्या करोगे ना, लेकिन कोशिश आपकी होनी चाहिए कि 25 to 30 क्वेश्चन मिनिमम यहां पर आपके अटेम्प्ट हो जाए। इसमें चॉइस कम है, इसलिए इसको सेकंड प्रायोरिटी पर आपको रखना है ना। इसके अलावा क्वेश्चन का लेवल कम रहेगा, हार्ड क्वेश्चन सी में आते हैं, यहाँ पर लेवल कम रहेगा, तो इनको आप इजीली अटेम्प्ट कर पाओगे अगर आपने अच्छे से पढ़ रखा है तो। उसके बाद पार्ट ए में आना है। पार्ट ए में ज्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं देना, मैं तो कहूंगा कि पहले पार्ट ए को लास्ट में जब आप देखोगे, है ना, तो इसमें देखो जो क्वेश्चन आपके आ रहा है, आपको 20 में से 15 क्वेश्चन करने, अरे 2, 3, 4 जितने भी क्वेश्चन आए आप देख लो, ज्यादा उसके चक्कर में मत पड़ो, टाइम बचता है। वापस फिर सी और बी सेक्शन को ही देखो, वहीं पर ज्यादा फोकस करो। यहाँ पर आप टाइम भी बर्बाद कर दोगे और पता चलेगा आपका क्वेश्चन में नेगेटिव हो गया ना, तो ये आपको थोड़ा सा यहाँ पर फोकस रखना है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, है ना। अब यहाँ पर अच्छा एक चीज है, कुछ स्टूडेंट का डाउट हो सकता है कि भैया ए बी सी सेक्शन में अलग अलग पास होना जरूरी है क्या, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं। आपके टोटल नंबर देखे जाएंगे ए बी सी तीनों सेक्शन के मिलाकर, है ना, वो कट ऑफ क्रॉस करना चाहिए। बाकी किसी भी पार्ट में कितने भी मार्क्स आए इंडिविजुअल उसको नहीं देखा जाता, है ना। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं यहां पर अपन नेक्स्ट पॉइंट पर कि न्यूमेरिकल सोल्व करते समय आपको किन बातों का ध्यान रखना है। भैया देखो, अगर कोई भी न्यूमेरिकल आता है, सबसे पहले अच्छे से लैंग्वेज पढ़ो, उसकी क्वेश्चन में क्या बोला है, आप देखो कि क्वेश्चन में क्या क्या डाटा आपको दे रखा है, कौन कौन सी वैल्यू दे रखी है, और फाइनली कौन सी वैल्यू आपको निकालनी है, इस पर फोकस करो। इसके बेसिस पर आपको यह अंदाजा लग जाएगा कि कौन सा फॉर्मूला यहाँ पर काम में आने वाला है। फिजिकल केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल जनरली फॉर्मूला बेस्ड होते हैं, आपको पता है कौन सा फॉर्मूला काम में आने वाला है। अब ये आप डिसाइड करो कि जो फॉर्मूला काम में आ रहा है, उस फॉर्मूले में जो वैल्यू जिस यूनिट में दे रखी, क्या उसी यूनिट में आपको वैल्यू रखनी है। अगर आपको फॉर्मूले में अलग यूनिट के अंदर वैल्यू रखनी है, आपको गिवन वैल्यू अलग यूनिट में, तो सबसे पहले यूनिट कन्वर्जन कर लेना, अदरवाइज चक्कर पड़ जाएगा। पूरा क्वेश्चन सोल्व करने के बाद लास्ट में जो वैल्यू आई
उसमें भी यूनिट चेक कर लेना। पता चले आपका आंसर यहाँ पर आ रहा है जूल में, ऑप्शन दे रखा है किलो जूल में, आप जूल को मैच करके सॉल्व कर जाओ, पता चले क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया, टाइम भी खराब कर दिया, बाद में नेगेटिव हो गया, है ना। तो यूनिट का तो विशेष तौर पर ध्यान रखना। और दूसरी बात आपको पता है कि वर्चुअल कैलकुलेटर आपका अलाउ है ही सही, तो आपको घबराना नहीं है। देखो वर्चुअल कैलकुलेटर अलाउ, इसका मतलब है कि न्यूमेरिकल में कैलकुलेशन पार्ट ज्यादा दिया जा सकता है, क्योंकि आपको खुद को सोल्व नहीं करना, कैलकुलेटर से सोल्व करना है। तो मैं इतना कहूंगा कि आप वर्चुअल कैलकुलेटर पे भी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करके देख लेना। पता चले वहां पर आप माउस से टिक टिक करते जाओ, आप कर कुछ रहे हो कुछ हो रहा है, कैलकुलेटर यूज करना आपको आया ही नहीं, तो भैया एक बार देख लेना प्रैक्टिस करके कैलकुलेटर की थोड़ी बहुत घंटे 2 घंटे, ताकि आपको पता चल जाए कि वर्चुअल कैलकुलेटर को कैसे यूज करना है ना। आप गूगल पे सर्च करना, डायरेक्ट ही वहां पर टाइप करना, है ना, गेट कैलकुलेटर, है ना, नेट कैलकुलेटर, इस तरह से आपको मिल जाएगा वर्चुअल कैलकुलेटर, आप उसको देख लेना एक बार, है ना। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट यहां पर देखते हैं नेगेटिव मार्किंग से कैसे बचे। देखो नेगेटिव मार्किंग बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि तुक्के लगाने बैठ जाते हैं, है ना। अरे भैया क्वेश्चन शानदार है, हाँ शानदार है, लंबा क्वेश्चन है, तो इसका ऑप्शन भी काफी लंबा होगा, तो जो 4 में से सबसे बड़ा डिटेल में ऑप्शन दे रखा है उस पर टिक कर दो। अरे भैया ऐसे थोड़ी होता है ना। क्वेश्चन इजी सा दिख रहा है तो इसका टफ सा तो ऑप्शन होगा ही नहीं, बिल्कुल इजी वाले पर कर दो, 4 में से एक तो आंसर होगा, इसे टिक कर दो। नहीं भैया बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है, आपको अच्छे से एनालिसिस करना है, आपको देखना है क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ऑप्शन क्या है, उसके बेसिस पर आप करना। अगर कोई क्वेश्चन आपको बिल्कुल भी नहीं आ रहा, आप छोड़ दो, बेवजह तुक्केबाजी बिल्कुल भी यहाँ पर मत लगाओ ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उससे आपके नेगेटिव ही होगा। हाँ एक केस में आपको बता देता हूं, जैसे आपने क्वेश्चन पढ़ा, आपने देखा भैया ये क्वेश्चन पढ़ लिया, ए तो इसका आंसर नहीं होगा, आप समझ गए अच्छी तरह, बी भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा, लेकिन डी का आपको पता नहीं चला, डी समझ में नहीं आ रहा यार, लेकिन ए बी सी तो नहीं होगा, तो भैया आप डी पे टिक कर दो, उसमें कोई दो राय नहीं। अगर आप कंफर्म हो कि ए बी सी तो आंसर नहीं होगा, तो डी आंसर होगा, क्योंकि और चॉइस ही नहीं बची, है ना। तो फिर दिक्कत नहीं। तो कई बार क्या होता है कि जब ऑप्शन काटते हैं ना अपन, उससे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं, है ना। तो वहां पर नेगेटिव नहीं होता, आपका क्वेश्चन सही अटेम्प्ट होता है। कई बार क्या होता है कॉलम वाले क्वेश्चन होते हैं, है ना, यहाँ पर ए बी सी की वैल्यू दे रखी है, यहाँ पर 1 2 3 की वैल्यू दे रखी है, मैचिंग खिलवाता है आपसे, तो ऐसे क्वेश्चन भी बहुत सी बार इजीली सॉल्व हो जाते हैं। आपने देखा कि एक के अंदर भैया 3 आएगा, है ना, तो आप देख लो कि एक के अंदर कौन से ऑप्शन में 3 आ रहा है, तो कई बार ऐसा होगा कि एक के अंदर 3 एक ही ऑप्शन में मिलेगा, बाकी में मैच ही नहीं हो रहा। हाँ अब बाकी 2 वैल्यू आपको पता भी नहीं हो, तब भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया ना। तो कॉलम वाले क्वेश्चन कई बार टफ लगते हैं, लेकिन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन पे भी आपको विशेष तौर पर ध्यान देना है ना। आपने देखा कि क्वेश्चन सॉल्व किया, ए और बी तो आंसर नहीं होगा, लेकिन सी डी समझ में नहीं आ रहा, तो 2 ऑप्शन अगर कट गए तो वहां भी आप रिस्क ले सकते हो। क्यों रिस्क ले सकते हो? क्योंकि भैया ए और बी तो नहीं होगा, लेकिन सी डी में से तो एक तो होगा ना। अगर आपने सही किया, मान लो 4 नंबर का क्वेश्चन है, सही किया तो 4 नंबर आएंगे, गलत किया तो 1 नंबर कटेगा, वहां पर भी रिस्क ली जा सकती है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना कि भैया एक ऑप्शन कट रहा है बाकी 3 पे रिस्क ले लो, एक भी नहीं कट रहा चारों पे रिस्क ले लिया आपने, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, है ना। आई थिंक समझ में आपके आगे होगी। इन तरीकों को ध्यान रखोगे तो नेगेटिव मार्किंग ऑटोमेटिकली काफी कम यहाँ पर हो जाएगी। समझ में आ गया। पेपर देते समय कई बार क्या होता है कि कंप्यूटर पे भाई ऑनलाइन एग्जाम होता है कि छोटे मोटे टेक्निकल इश्यू आ जाता है ना, तो ऐसा आपको ध्यान रखना है। टेक्निकल इश्यू आ गया तो खुद से उसको सही करने का ट्राई बिल्कुल भी नहीं करना है। वहां पर आपके हेल्प के लिए एग्जाम सेंटर पे कोई ना कोई अवेलेबल रहता ही है। तुरंत जैसे ही प्रॉब्लम आती है, कोई चीज समझ में नहीं आती, तुरंत उसको बताना है, वो आपकी प्रॉब्लम को जल्दी से सोल्व करेंगे। पता चले आप खुद अपना टाइम वहां पर वेस्ट करते रहो किसी, तो बिल्कुल भी संकोच नहीं करना है। प्रॉब्लम आते तुरंत बता देना है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, है ना। कई बार क्या होता है कि स्टूडेंट ने, जैसे मान लो मैंने कहा कि सी सेक्शन से आपको स्टार्ट करना है, पहले आपने 1 क्वेश्चन किया, 2 किया, 3 किया, 4 किया, 5 किया, अब पता चले कि 5 क्वेश्चन आपने देखे और पहले 5 क्वेश्चन में से एक भी आपको नहीं आया, तुरंत क्या होगा भैया, तुरंत आप घबरा जाओगे, पसीना आ जाएगा, अब क्या करो, कुछ समझ में नहीं आएगा आपके ना। तो भैया ऐसे केस में कुछ भी नहीं करना, आपको क्या करना है, 2 सेकंड 5 सेकंड के लिए रुकना है, गहरी लंबी सांस लेनी है ना, और फिर से आपको सोचना है ना। आपको ये सोच के बिल्कुल भी नहीं घबराना कि पहले 5 क्वेश्चन नहीं आए। सी सेक्शन आपने स्टार्टिंग किया, क्वेश्चन ऑलरेडी टफ होते हैं, आपको पता है 60 में से आपको 25 क्वेश्चन ही तो अटेम्प्ट करने, तो 35 क्वेश्चन तो भैया आपको ऐसे भी छोड़ने हैं ना। तो पहले 5 नहीं आए तो क्या हुआ, हो सकता है वो पहले 5 क्वेश्चन गलती से ऐसे आ गए वहां पर पेपर में, जो यूनिट या तो आपने पढ़ी ही नहीं या फिर ढंग से नहीं पढ़ी, क्या पता चले कि उसके आगे के क्वेश्चन ईजी आ जाए। बिल्कुल भी नहीं घबराना है, हाँ आपको आगे क्वेश्चन देखते हुए चलना है। हो सकता है आगे के क्वेश्चन इजी रहे, है ना, और वो बात अलग है आपने कुछ भी नहीं पढ़ा हो, आप ऐसे उठ के चले गए हो, तो फिर तो कुछ भी नहीं आएगा ना, फिर तो आप कुछ भी कर लो।
है ना। तो आपको कुल मिलाकर परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है, शांति से मन को शांत रखना है, पेपर अच्छे से अटेम्प्ट करना है और कोशिश करनी, आपका पेपर ऑटोमेटिक अच्छा जाएगा, आपकी सिलेक्शन के चांस बढ़ जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है यहाँ पर जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको प्रोवाइड करी, देखो काफ़ी ज़्यादा आपके लिए काम की होगी। वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स तक भी शेयर कर देना, ताकि आपके साथ साथ आपके फ्रेंड्स को भी इसका बेनिफिट हो सके। और किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताइए, ताकि हम आपकी हर समस्याओं का समाधान कर सके। थैंक यू।